आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है, उससे क्या आशय है और ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। हमने संविधानों की विशेषताओं के अंतर्गत देखा कि संसदीय सर्वोच्चता, तो सिद्धांत के रूप में संसद संप्रभु है और वहाँ पर संसद जैसा चाहे वैसे कानून का निर्माण कर सकती है। जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है कि संसद जैसा चाहे वैसा संविधान में संशोधन कर सकती है और न्यायालय उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते कि संसद ने जो कानून बना दिया उसको ब्रिटेन में न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकते। और इसके बारे में डी लॉन्ग नामक विचारक ने कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ये बात डी लॉन्ग ने कही है। अब देखें कि संसद की प्रभुसत्ता का क्या आशय है, उसका क्या अभिप्राय है। तो संसद की प्रभुसत्ता का आशय के रूप में देखें तो ऐसी कोई विधि नहीं जो संसद न माना सकती कि संसद पूरे देश के लिए किसी भी प्रकार किसी भी विषय पर कानून बना सकती है कि संसद चाहे वैसा किसी भी विषय के ऊपर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के पास है, संसद के हाथ में है और यह राजगद्दी के अधिकारों को निश्चित कर सकती है। जो सम्राट है उसके अधिकारों को निश्चित कर सकती है, नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है और सम्राट को उसके गद्दी से भी उतार सकती है। संसद इतनी शक्तिशाली है और स्वयं अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है कि संसद चाहे जितना अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है इत्यादि। इससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक आदि सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है कि पहले भी अध्ययन किया कि ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था है कि शासन व्यवस्था दो प्रकार की पाई जाती है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। हम भारत में देखें तो भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था है। अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जहाँ पर संविधान के द्वारा केंद्र एवं उसमें प्रांतों के अधीन शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है कि सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर संविधान के द्वारा शासन की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों केंद्र और राज्यों को भी विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में देखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानून का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है, एक सर्वोच्च सत्ता है। तो ब्रिटेन में संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था जो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है आदि संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति या संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के बीच विभाजित कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। और देखें आगे तो संसद ने केवल साधारण विधियां ही निर्मित संसदीय रद्द कर सकती है, वरन वह संवैधानिक विधियां भी बना सकती है और वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है कि किसी प्रकार का कोई संशोधन हो, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और वह पूरी शासन व्यवस्था को बदल सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है और ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है कि कानून कोई भी हो उसमें ब्रिटिश संसद चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, अर्थात संविधान संशोधन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है और विश्व का सबसे कठोर संविधान में गिना जाता है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। भारत का संविधान भी कठोर संविधान है, लेकिन सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे लचीला संविधान वो ब्रिटेन का संविधान है।
अर्थात साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं है और वह सम्राट पद, प्रधानमंत्री पद अथवा संसद, इनमें से किसी भी संवैधानिक संस्था में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। और देखें तो संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, अर्थात वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के अंतर्गत संसद के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च है। इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उसे अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वे अनैतिक हो या तार्किक हो मालूम पड़े। तो केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित कर सकती है या रद्द कर सकती है और कोई संस्था दूसरी उसे रद्द नहीं कर सकती। और अमेरिका, भारत आदि जिन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वहाँ संसद की प्रभुसत्ता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से मान्य है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत संसद जो कानून बनाती है उसे न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से संप्रभु है। अब संसदीय प्रभुसत्ता पर कुछ सीमाएं हैं कि जो संसद है उसकी जो प्रभुसत्ता है उस पर कुछ सीमा है, तो उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कि देखा कि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण संपूर्णता संपन्न है, ये सर्वोच्च है और उसके द्वारा किसी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, वो किसी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। प्रत्येक वैधानिक तथ्य राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं कि व्यवहारिक रूप से देखें तो संसद की प्रभुसत्ता पर कुछ प्रतिबंध हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में रैमजी मेयर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है, ये बात रैमजी मेयर ने कही है। अब देखते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता पर ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो देखें, सबसे पहले देखेंगे जनमत कि जनता का मत, कि संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कि ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। अब लॉर्ड सभा के सदस्यों का मनोनयन सम्राट के द्वारा किया जाता है, वो एक स्थायी सदन है जिसे उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। और ब्रिटेन के अंतर्गत जो निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं कॉमन सभा, उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। कि कॉमन सभा किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती, संसद किसी ऐसे प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो जनता की भावनाओं के खिलाफ हो, जनता के हित में ना हो, जनता के हित के खिलाफ हो, ऐसे किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती। और वर्तमान समय में देखें तो 1911 और 1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत अधिक सीमित हो गई हैं। और जो लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं तो ऐसी स्थिति में कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ गई हैं। और ब्रिटेन के अंतर्गत अब देखें तो कॉमन सभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य देखें तो वो कॉमन सभा या लोक सदन की संपूर्णता से ही होता है, क्योंकि 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है और कॉमन सभा की शक्तियों में वृद्धि हो गई है। और संसद जनमत का आदर करती है, इसलिए 1975 ईस्वी यह प्रश्न जनमत संग्रह के लिए रखा गया कि ब्रिटेन यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करे अथवा नहीं। तो इसलिए देखें तो जनमत भी ब्रिटिश संसद की संपूर्णता को सीमाएं लगाता है। इसके अलावा देखें तो संसद अपनी वैधानिक संपूर्णता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो, नैतिक मान्यताओं के खिलाफ हो, नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो, ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करती। और ब्रिटिश संविधान में वैधानिक परंपराएं या अभिशमों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ब्रिटिश राज व्यवस्था में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
क्योंकि ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र लिखित संविधान है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वैधानिक परंपराओं या अभिसंधान का बहुत ज़्यादा महत्व है और संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परंपराओं के खिलाफ हो, उनके विरुद्ध हो, उनके प्रतिकूल हो। यदि ऐसा किया जाता है तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगा। यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है कि ऐसी कोई परंपरा है जिसका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है, तो तभी संसद कानून द्वारा उसे वो परिवर्तन कर सकती है। और देखें आगे तो ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्यों ब्रिटेन में विधि का शासन है। विधि के शासन के अंतर्गत देखें तो डायसी ने 3 प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला है कि विधि की सर्वोच्चता और विधि का समान संरक्षण और एक प्रकार के न्यायालय। तो ये डायसी ने बताए हैं। तो यदि संसद विधि के शासन का, जो विधि ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार है, उल्लंघन नहीं कर सकती, विधि के शासन के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती। अगर कोई विधि के खिलाफ कार्य करें तो उसकी गंभीर जन प्रक्रिया होगी। और इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन से बना रहना पड़ता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत 2 दलीय व्यवस्था है और भी छोटे छोटे दल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दल 2 हैं और सत्ता उनके इर्द गिर्द भी रहती है। तो कठोर दलीय अनुशासन के कारण भी संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकते और संसद को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। और देखें तो मंत्रिमंडल ही बाहर से बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संसद की स्थिति थोड़ी सीमाएं लगी हैं, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा है। और आगे देखें तो प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के कारण भी कुछ सीमाएं, संसद की संपूर्णता को सीमाएं स्थापित हुई हैं कि ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के व्यवहार को अपनाया लिया गया है कि संसद है वो कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है और विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभाग या कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। यद्यपि यह सब संसद के अधिनियम के अनुसार होता है, परंतु ब्रिटेन में कई प्रकार के नियम उपनियम प्रदत्त व्यवस्थापन के अधीन बनाए जाते हैं और व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियमों तथा उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहता और इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की संपूर्णता सीमित हो गई है। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। जिस कानून को सब राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी होती है उसे ब्रिटेन में मान्यता दे दी। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध भी किसी नियम का निर्माण नहीं करती। तो देखें तो इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका इतना अर्थ अवश्य है कि वह किसी भी विधि या कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। और वस्तुतः देखें तो ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र बिंदु है और संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। ये 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से देखें कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और न्यायालय संसद के निर्णयों का पुनरावलोकन नहीं कर सकते और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से देखें तो हम ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से संसद का अभिन्न संबंध है और जो उसकी शक्ति है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में इसका हाथ इत्यादि बातें ऐसे अद्वितीय स्थिति प्रदान की है, महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है।